हमारी जो नए स्टूडेंट्स हो, जो पुराने हो, जो पहले से जानते हो मुझे तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उसके लिए दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 बुक्स ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। और इससे भी ज़्यादा अगर जानना है कुछ नहीं करना, बस गूगल पे लिख देना है त्रिभुवन कुमार भारती। ओके, तो हमारी जो बारी है जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स में हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो आज जो देखने वाले हैं, रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल इन ह्यूमन्स इज नॉट 1.0। मतलब रेशियो जो अगर नॉर्मली देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग नॉर्मली हम लोग अगर रेशियो देखने की बात करते हैं तो जो ह्यूमन बींग्स में रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 1:1। मतलब अगर एक मेल तो एक फीमेल ऐसा होना चाहिए, बिकॉज फीमेल के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता। फीमेल के द्वारा कोई भी आइदर मेल होगा या फीमेल होगा ये डिसाइड नहीं होता, ये डिसाइड होता है मेल के द्वारा। मेल में जो 2 प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, ये जो गैमीट बनता है मतलब स्पर्म एक्स और वाई, ये दोनों 50-50 है, 1 एक्स और 1 वाई वाला बनता है। तो इस नियम के अनुसार इसमें दोनों होना चाहिए, मतलब 50-50 होना चाहिए। एक अगर मेल बनता है तो एक फीमेल बनता है। तो क्या ये रियलिटी में 1:1 रेशियो रहता है, हमें यही देखना है। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नो। तो इसका कई सारा कारण हो सकता है। एक तो कारण ऐसा माना जाता है, रियलिटी जो भी हो, कि तुम लोग भी जानते हो कि एबॉर्शन वगैरह का केस होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो सभी बातों को नहीं लेंगे जिसमें कि एबॉर्शन वगैरह होता है। एबॉर्शन नहीं, मिसकैरेज नहीं, नॉर्मल की बात करते हैं कि कितना कंसीडर्ड है, कितना एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड रेशियो यहाँ पर जब भी होगा तो 1:1 होगा। लेकिन क्या ये रेशियो 1:1 होता है? डेफिनेटली नो। तो क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, ये सभी चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो द एक्चुअल प्रोपोर्शन ऑफ मेल टू फीमेल ऑफस्प्रिंग referred to as the sex ratio has been assessed in 2 ways। एक्चुअली में जो सेक्स रेशियो होता है वो 2 तरीके से एसेस किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1 प्राइमरी सेक्स रेशियो और नंबर 2 सेकेंडरी सेक्स रेशियो। मतलब प्राइमरी सेक्स रेशियो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं और सेकेंडरी सेक्स रेशियो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो प्राइमरी में क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स टू फीमेल्स कंसीव्ड इन ए पॉपुलेशन। किसी पार्टिकुलर पॉपुलेशन में मेल टू फीमेल कंसीविंग रेशियो कितना है, यहां पर ना ही एबॉर्शन ना ही मिसकैरेज। ओके, और दूसरा क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्स दैट इज बॉर्न। और यहां पर क्या है, सेकेंडरी सेक्स रेशियो में जो जन्म होता है, जो इन रियलिटी बच्चे का जन्म होता है, इसमें हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ओवरऑल जो असेसमेंट का मेथड है वो 2 प्रकार का, एक होगा प्राइमरी सेक्स रेशियो और दूसरा होगा सेकेंडरी सेक्स रेशियो। प्राइमरी सेक्स रेशियो में कंसीव, कितना मेल एंड फीमेल कंसीव किया, बोले तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हुआ, वो हो गया प्राइमरी सेक्स रेशियो। लेकिन जो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ हुआ उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्स रेशियो कहेंगे। ओके, नाउ रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल इन ह्यूमन इज नॉट 1.0। मतलब 1.0 बोले तो 1:1 इक्वल रेशियो मेल टू फीमेल ह्यूमन बींग से पार्टिकुलरली नहीं होता। यहां पर एक सीसो जो पार्क वगैरह में अक्सर प्रेजेंट रहता है, ऐसा वाला झूला तुम झूले होगे, या तो ऐसा वाला बैलेंस भी होता है। तो यहां पर देख रहे हो, ये यहां पर 4 मेल जेंडर का कैंडिडेट है और एक है सिर्फ फीमेल। यहां पर मतलब ये शो करने की कोशिश हो रहा है यहां पर हमारी कि ये बिल्कुल अनबैलेंस्ड है। इट इज नॉट क्लियर व्हाई सच ए डिपार्चर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड सेक्स रेशियो ऑफ 1.0 occurs। ये क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों, ऐसा कारण हुआ है कि जो रेशियो 1:1 वाला होना चाहिए वो 1:1 रेशियो नहीं है, इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है। तो एक्चुअल में तो कारण नहीं है, द थियोरेटिकल रेशियो इज बेस्ड ऑन। तो ये जो थियोरेटिकली जो आइडिया लगाया जा रहा है, आइडिया लगाया जाता है कि हो सकता है वो इस कारण से कुछ हो, वो क्या क्या है,
बिकॉज ऑफ सिग्रीगेशन मेल्स प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई बियरिंग स्पर्म। सिग्रीगेशन के टाइम में जिस समय कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है, सोनिया सेत्री गुड इवनिंग, तो जिस समय गैमीट का फॉर्मेशन होता है, बोले तो मेल एंड फीमेल गैमीट का, तो यहाँ पर मेल गैमीट की हम बात करेंगे, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन जिस समय होता है तो उस समय क्रोमोसोम का सिग्रीगेशन होता है, मतलब एक अलग में जाता है दूसरे अलग में जाता है। तो जो दो प्रकार का स्पर्म बनता है, एक स्पर्म में ऑटोसोम प्लस एक्स रहेगा और दूसरा में ऑटोसोम प्लस वाई रहेगा, ये दो प्रकार का यहां पर होगा। Each type of sperm has equivalent viability and motility in the female reproductive tract। और जितने भी प्रकार का यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, हम लोग लास्ट क्लास में इसको देखे थे, गाइनोजेन एंड्रोजेन, तो हम लोग लास्ट क्लास में ये सभी कुछ डिटेल में देखे थे। तो यहाँ पर जो मेल गैमीट का जो फॉर्मेशन हुआ, चाहे वो एक्स वाला हो या वाई वाला हो, सब इक्वली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मोटिलिटी होता है, इक्वल स्ट्रेंथ होता है और इक्वल स्पीड से जाता है। यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं होता, कुछ गड़बड़ी नहीं होता। द एग सरफेस इज इक्वली रिसेप्टिव टू बोथ एक्स एंड वाई बियरिंग स्पर्म। और जो एग सरफेस है वो एक्स और वाई बियरिंग स्पर्म दोनों के लिए समान रूप से रिसेप्टिव होता है। जो वहां पर पहले पहुंचेगा, जो भी अलग अलग प्रकार का क्रॉसेस करके अलग अलग प्रकार का प्रत्यायन झेलते हुए वहां पर पहुंच जाएगा, वो वहां पर विजयी होगा और वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा इक्वली। मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है। तो अब सवाल आता है कि जब किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं तो ऐसा क्यों होता है। यहां पर देख रहे हो, क्या ऐसा कोई नियम है क्या कि हम यहाँ पर सिर्फ फीमेल चाइल्ड ही डिमांड करेंगे और फीमेल चाइल्ड ही होगा? ऐसा कोई नियम है कि हम मेल चाइल्ड की डिमांड करेंगे, हमारी चाहत होगी कि हमें मेल चाइल्ड मिले और हमें मेल ही मिलेगा? ऐसा कोई रूल है क्या या नहीं हो? ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन है क्या? यहाँ पर एक ब्यूटीफुल स्माइलिंग बेबी को देख रहे होगे तुम लोग। तो अब है क्या कि ऐसा कोई प्रोसेस है क्या कि हमें ऐसा ही खूबसूरत सुंदर सा बच्चा चाहिए, अरे इसके लिए ही कोई टेक्निक लगाया जाए, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है क्या? ये हमें जानना है इसमें। लेकिन अभी तक इन रियलिटी यहाँ पर देखो, ये चीज जानने के लिए मैं बता दूं, ये चीज हिस्टोरिकली क्या इसका मेथड था और हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से ही किसी पार्टिकुलर जेंडर के बच्चे की डिमांड रहा है। हमारे सोसाइटी में सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर की भी हम बात करें तो एक पार्टिकुलर जेंडर के मेंबर्स की डिमांड रहा है कि इसी जेंडर की होना चाहिए बच्चे। इसके लिए कई सारा मेथड को अप्लाई किया गया समय टू समय। उनमें से कुछ तरीकों को देखते हैं जो कि उस समय के लोगों अप्लाई करते थे। लेकिन मैं बता दूं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये उस समय के लोग इसे अप्लाई किया करता था, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक वे नहीं है और ये कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, बस ये अपभ्रंश कथाएं हैं। क्या है? थ्रू आउट हिस्ट्री पीपुल हैव अटेम्प्टेड to influence the gender of their unborn offspring by following varied and sometimes bizarre procedure। मतलब अलग अलग प्रकार का और बहुत ही खतरनाक प्रकार का और अलग अलग प्रकार का प्रोसीड्योर लगाता था लोग सब उस समय के, ताकि उसको किसी पार्टिकुलर जेंडर, मतलब जो वो चाह रहा है, मतलब लड़का चाह रहा है या लड़की चाह रही है, उसी जेंडर का बच्चा उसे हो। अगर हम बात करते हैं इन मेडिवल यूरोप की, तो prospective parents would place a hammer under the bed to help them conceive a boy or a pair of scissors to conceive a girl। अगर मेडिवल यूरोप की बात करते हैं तो एंशियंट टाइम में कि किसी कपल को, किसी प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर में होने वाला पेरेंट्स, ओके, तो किसी कपल को अगर लड़का चाहिए तो ऐसा मान्यता था कि अगर लड़का चाहिए तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में तो बेड के नीचे, बिछावन के नीचे हैमर रख देने से लड़का होता है, या एक पेयर कैंची रख देते हैं, सीजर रख देते हैं तो लड़की होता है। और वो इस मेथड को अप्लाई करते थे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, ये बिल्कुल बेफिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, अगला, अदर प्रैक्टिसेस वेयर बेस्ड ऑन बिलीफ दैट सीमेन फ्रॉम द राइट
testicles created male offspring and the from the left testicles created females। और कुछ जगह पे ऐसा भी मान्यता था कि जो राइट टेस्टिकल्स है तो वहां से जो स्पर्म जाता है वो मेल बनाता है, बोले तो लड़का होता है, और अगर जो लेफ्ट टेस्टिकल्स से स्पर्म जाता है तो लड़की होता है। तो इसीलिए उस समय के मतलब यहां पर क्या है, न्यू जेनेटिक्स में और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रेजेंटली अभी का जो सिचुएशन आया तो वहां पर कई सारा ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है जो कि पेरेंट्स को मतलब प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को यह रास्ता प्रोवाइड करता है कि वहां जो इम्प्लांटेशन होगा ना एम्ब्रियो का यूट्रस में, वो डिजायर्ड सेक्स का होगा। क्या होगा वो, इसका टर्म यूज किया गया है पेरी इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन, PGS, प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन। मतलब इम्प्लांटेशन के पहले ही जेंडर को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि किस जेंडर का है, वो मेल है या फीमेल है, ये टेक्नोलॉजी है। फॉलोइंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोज आर बायोप्सीड एंड असेस्ड फॉर जेंडर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में पार्टिकुलरली ऐसा होता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो वहां पर जायगोट बना है उसका एक कुछ सेल निकाल के उससे बायोप्सीड किया जाता है। मेरे पीछे वो देख रहे हो, उसका बायोप्सी किया जाता है कि वो कौन सा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। अगर वो मतलब जो चाहत है हमारी, मतलब अगर हम मेल चाह रहे हैं तो XY वाला होना चाहिए, अगर फीमेल चाह रहे हैं तो XX वाला होना चाहिए। अगर हमारे डिजायर्ड सेक्स का जायगोट है, एम्ब्रियो है, तो उसे इम्प्लांट किया जाता है, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ओके, मूव। कलर चेंज। द सिंपलेस्ट मेथड इन्वॉल्व separating X and Y chromosomes bearing spermatozoa based on their DNA content. X bearing sperm containing 2.8 to 3.0% more DNA than Y bearing sperm। तो X bearing sperm जो होता है, मतलब जो स्पर्म में X क्रोमोसोम होता है उसमें 2.8 से लेके 3% ज्यादा DNA होता है in comparison to the sperm containing Y chromosome। Okay, and sperm samples are treated with a fluorescent DNA stain, then passed through a laser beam in a fluorescent activated cell sorter machine that separate the sperm into two fractions। उसको क्या किया जाता है, फ्लोरेसेंट डाई के द्वारा या फ्लोरेसेंट DNA स्टेन के द्वारा उसको स्टेन कर दिया जाता है, ट्रीट कर दिया जाता है स्पर्म को। उसके बाद फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल को भेज दिया जाता है मशीन में, जो उसको सेपरेट कर देता है उसके डेंसिटी के आधार पे, क्योंकि वो चमकने लगता है। तो X कंटेनिंग और Y कंटेनिंग को अलग अलग कैटेगरी में। एंड द सॉर्टेड स्पर्म आर देन यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। और जो सॉर्टेड स्पर्म है, अब उसी स्पर्म को इंट्रायूटेराइन इम्प्लांटेशन में, इंसेमिनेशन में यूज किया जाता है। ये क्या होता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन? ये सब जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे, ये सारा चीज इन डिटेल हम लोग पढ़े हुए थे। ओके, सम पीपल फील दैट प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैव द लीगल राइट टू यूज सेक्स सिलेक्शन टेक्निक एज पार्ट ऑफ देयर फंडामेंटल प्रोएक्टिव लिबर्टी। अब यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं लीगल एंड इथिकल इशूज, हम लोग इसको दोनों पर्सपेक्टिव में देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही है और क्या होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि अब पेरेंट्स का ये फंडामेंटल राइट है कि वो डिसाइड करे कि उसको मेल बच्चा चाहिए या फीमेल बच्चा चाहिए। ये फीमेल को डिसाइड करने का पूरा कानूनी अधिकार है। प्रोपोनेंट्स स्टेटेड PGS will reduce the suffering of many families। और इसका एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है। तो कुछ प्रोपोनेंट्स का यह कहना है कि अगर PGS मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है, मतलब जिसमें ये डिटरमाइन कर लिया जाता है कि इम्प्लांट होने वाला जो जायगोट एम्ब्रियो है वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है, तो ये कई सारा फैमिली को हेल्प करता है। खास करके
जो सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड डिजीज वाला फैमिली है। एक्स लिंक्ड डिजीज में हम लोग देखने वाले हैं हीमोफीलिया और भी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी और भी ऐसे ही कई प्रकार का डिजीज होता है जो कि एक्स लिंक डिजीज है। तो वैसे केस में वहां पर क्या है, जो एक्स लिंक डिजीज है जो कि फादर से ट्रांसपोर्ट होता है, फादर से ट्रांसफर होता है अपने डॉटर में। तो वैसे कंडीशन में अगर वैसा बच्चा जन्म ले भी लिया तो डिफेक्टिव होगा, जिससे कि उसे पूरे जिंदगी झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पर वैसे कंडीशन में इसको अप्लाई किया जा सकता है और वैसा फैमिली को भी बच्चा मिल सकता है। ओके, द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु अंडरटेक पीजीएस however do so for नॉन मेडिकल रीजंस टू बैलेंस देयर फैमिलीज। ज्यादातर फैमिलीज ऐसा भी है, ज्यादातर फैमिली खास करके ऐसा ही है, बहुत सारा फैमिली ऐसा है कि मान लो किसी के यहाँ ऑलरेडी एक मेल बॉय है, मेल बच्चा है, अब उसे जो अगला है उसको फीमेल चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए भी पीजीएस अलाउड होना चाहिए और इससे ज्यादातर ये इसीलिए करवाता है। अ पॉसिबल आर्गुमेंट इन फेवर of this use is that the ability to intentionally select the sex of an offspring may reduce overpopulation and economic burdens for families who would repeatedly reproduce to get the desired gender. Possible यहाँ पर जो इसका प्रोपोनेंट है, जो इसके फेवर में बोलता है, उन लोगों का ये भी कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टिकुलर डिजायर्ड जेंडर के बच्चे के चाहत में रिपीटेडली वहां पर रिप्रोडक्शन करते जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग भी ऐसा देखे होगे और ऐसा अक्सर नजर आ जाता है कि किसी फैमिली में जैसे उसको एक फीमेल बेबी जन्म हुआ, अब उसका है क्या कि दूसरा मेल हो, इसीलिए फिर से बच्चा पैदा करता है, दूसरा बार भी फीमेल हो गया फिर से बच्चा पैदा करता है, फिर से तीसरा बार फीमेल हो गया, इसी के चक्कर में 3-4 वहां पर प्रेगनेंसीज हो जाता है और बच्चे हो जाता है। तो अब इसका क्या बैड इंपैक्ट पड़ता है कि एक तो इकोनॉमिक बर्डन हो जाता है और दूसरा उससे भी बड़ा चीज ओवर पॉपुलेशन हो जाता है। होना चाहिए 2, फैमिली बियर कर सकता था, फैमिली चला सकता था सिर्फ 2 बच्चे को, अच्छे से पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकुलर जेंडर के बच्चे के चाहत में वहां पर ओवर पॉपुलेशन हो गया, जो कि एक इकोनॉमिक बर्डन भी क्रिएट किया प्लस ओवर पॉपुलेशन भी किया। अगर पीजीएस वहां पर अलाउड होता है, तो पीजीएस अलाउड होता है तो मान लो अगर पहला बार में मेल हो गया है तो और दूसरा हमें फीमेल चाहिए, तो फीमेल इसको इंटेंशनली क्रिएट किया जा सकता है और इस कंडीशन में ओवर पॉपुलेशन से भी बचा जा सकता है, प्लस ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ इकोनॉमिक बर्डन जो फैमिली पे आने वाला है उससे भी बचा जा सकता है। पीजीएस में रिड्यूस द नंबर ऑफ एबॉर्शंस। इसका जो सपोर्ट करने वाला है उसका ये कहना है कि अगर पीजीएस अलाउड हो जाता है तो यहाँ पर जो अनवांटेड एबॉर्शंस वगैरह होता है उस पे भी लगाम लगेगा, उसमें भी रोक हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, बहुत नंबर घटेगा। पीजीएस में इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एज द चिल्ड्रन वुड बी मोर वांटेड। अगर पीजीएस अलाउड होता है तो बच्चे सिर्फ वही पैदा होगा जिसे कि पेरेंट चाहता है, तो पेरेंट्स के चाहत के अनुसार ही बच्चा होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बोथ विल बी बेनिफिटेड एंड बोथ विल बी हैप्पी, माँ बाप भी खुश बच्चे भी खुश। नाउ अब लीगल एंड इथिकल इशू में दूसरा पार्टी का हम सुनते हैं जो कि इसके बैक साइड में बोलता है, निगेटिव तरीके से जो बोलता है, उन लोगों का क्या कहना है। On the other hand, some argue that PGS serve neither the individual nor the common goods. PGS ना ही किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेनिफिट पहुंचाएगा और ना ही कॉमन रूप से बेनिफिट पहुंचाएगा। उनका कहना क्या है? They argue that PGS is inherently sexist, having its basis in the idea that one sex is superior to the other and leads to an increase in linking a child's worth to gender. दूसरा जो इसका निगेटिव पक्ष वाला है, उनका कहना है कि ये पीजीएस बस नाम से ही और पीजीएस बाय इनहेरेंटली ये सेक्सिस्ट है, मतलब ये लिंग निर्धारण की बात करता है, ये किसी पार्टिकुलर जेंडर के इंसान को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, किसी पार्टिकुलर जेंडर के
बच्चे को कह रहा है कि ये सुपीरियर है और किसी पार्टिकुलर को कह रहा है इन्फेरियर है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा सिर्फ बच्चा होना चाहिए, ना कि मेल बच्चा और ना ही फीमेल बच्चा। ओके, अदर critics fear that social approval of PGS will open the door to other genetic manipulations of children's characteristics। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस चीज को अलाउड कर दिया जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस चीज को अलाउड कर दिया जाता है पीजीएस को, तो ऐसा होगा कि अभी तो एक सिर्फ एक पार्टिकुलर जेंडर का बच्चा की चाहत है, आगे चल के एक जीन में भी मैनिपुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और उसे किसी पार्टिकुलर डिजाइन के बच्चे को चाहिए। कुछ का कहना होगा मेरे बेबी का ऐसा हेयर होना चाहिए, कुछ का कहना होगा मेरे बेबी का ब्लैक नहीं ब्लू आईज होना चाहिए। मतलब डिजाइनर बेबी की डिमांड होने लग जाएगी और ऐसे इसकी भी फैसिलिटीज डेवलप हो रहा है। लेकिन इसकी अगर सोशली इसे ओपन कर दिया जाए पीजीएस को, तो फिर ये भी आ जाएगा, क्योंकि इंसान कभी भी खुश नहीं होता, उसकी डिजायर उसकी चाहते कभी भी खत्म नहीं होता, तो ये और बढ़ेगा घटेगा नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फुल इफेक्ट दैट पीजीएस विल ब्रिंग टू द वर्ल्ड। और इस बात को प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि पीजीएस हमारे दुनिया में क्या परिवर्तन ला देगा। बट द जेंडर सिलेक्शन जेनिन इज नाउ आउट ऑफ द बॉटल एंड इज अनविलिंग टू रिटर्न। आपको पता है कि ये जेंडर सिलेक्शन का अगर कर दिया तो ये एक ऐसा चीज बन गया है कि मान लीजिए आपको कोई बोतल देता है तो आप उसको बोतल को भी वापस नहीं करना चाहते हैं। अब अगला टर्म आता है डोजेस कंपनसेशन। डोजेस कंपनसेशन अब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या होता है, इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द डोसेज ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस। मतलब डोसेज कंपनसेशन का मतलब होता है कि अगर मेल की बात करते हैं तो वहां पर एक ही है एक्स क्रोमोसोम, जबकि फीमेल में है 2 एक्स क्रोमोसोम। अगर दोनों एक साथ में फीमेल में अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम एक्टिवली काम करेगा तो वहां पर डबल इफेक्ट शो करेगा, तो इसीलिए कंपनसेट हो जाता है वहां पे। जैसे मेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है तो फीमेल में 2 है तो दोनों काम नहीं करता, एक इनएक्टिव हो जाता है जिसे कि बार बॉडी कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कहां पर ये काम करेगा। मुर्रे बार एंड एडवर्ड बर्ट्राम ऑब्जर्व्ड अ डार्कली स्टेनिंग बॉडी इन द इंटरफेज नर्व सेल्स ऑफ फीमेल कैट्स दैट वाज एब्सेंट इन सिमिलर सेल्स ऑफ मेल्स। सबसे पहले मुर्रे बार एंड एडवर्ड बर्ट्राम ने ये देखा कि इंटरफेज स्टेट में जब स्टेन किया गया फीमेल कैट के क्रोमोसोम को तो वहां पर एक डार्कली स्टेन क्रोमोसोम उन्हें नजर आया, ओके, जो कि मेल में नहीं था। इन ह्यूमन दिस बॉडी कैन बी इजीली डिमोन्स्ट्रेटेड इन फीमेल सेल्स डिराइव फ्रॉम द बक्कल म्यूकोसा दैट इज चिक सेल्स और इन फिब्रोब्लास्ट बट नॉट इन सिमिलर मेल सेल्स। और ह्यूमन में भी जो बक्कल कैविटी का जो म्यूकोसा होता है उससे निकाल के उसमें भी आसानी से या चिक सेल्स में भी आसानी से इसको देखा जा सकता है इस बार बॉडी को, जो कि मेल में नहीं होता ये बार बॉडी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए सेक्स क्रोमेटिन बॉडी और इस स्ट्रक्चर को सेक्स क्रोमेटिन बॉडी भी कहते हैं। ओके, सेक्स क्रोमेटिन बॉडी और सिंपली अ बार बॉडी इज एन इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। और ये जो बार बॉडी है ना इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है जो कि एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। सुसुमु ओहनो was the first to suggest that the bar body arises from one of the 2 X chromosome। सबसे पहले सुसुनु ओहनो ये सजेस्ट किए थे कि ये जो बार बॉडी है एक इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, जो कि एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जो है उसके कारण ये डेवलप किया है। If one of the 2 X chromosomes is inactive in the cells of females, the doses of genetic information that can be expressed in males and females will be equivalent। और चूंकि एक क्रोमोसोम जब इनएक्टिव हो जाता है तो ये जो डोसेस है दोनों में बराबर हो जाता है और वो बैलेंस हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं डोसेस बैलेंस। रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी एक्स क्रोमोसोम्स ए सोमैटिक सेल possesses, all but one of them appear to be inactivated and can be seen as bar body। कितना भी एक्स क्रोमोसोम हो किसी सेक्स सोमैटिक सेल्स में तो उसमें से सिर्फ एक ही एक्टिव रहता है और दूसरा वाला इनएक्टिव हो जाता है, मतलब एक ही यहाँ पर एक्टिवेटेड रहता है, इनएक्टिवेटेड। फॉर एग्जाम्पल्स नो बार बॉडी इज सीन इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम, मतलब जिसमें कि 45 ही क्रोमोसोम रहता है, एक ही एक्स है। तो टर्नर इसका ये सब का हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो सिर्फ एक ही है, इसीलिए वहां पर कोई बार बॉडी नहीं होगा। अगर ऐसा वाला केस है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम XXY वाला, तो वहां पर एक एक्स एक्स्ट्रा है, इसीलिए यहां पर 1 बार बॉडी होगा। अगर हम लोग 2 बार बॉडी वाला केस करते हैं जिसमें 47 हो जाएगा, यहां पर 2 एक्स क्रोमोजोम बार बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर 3 बार बॉडी यहां पर होगा, अगर 48 क्रोमोजोम मतलब 4 एक्स अगर है उसमें, तो ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ बार बॉडीज फॉलोज n-1 रूल वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स प्रेजेंट, मतलब n-1 रूल, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम में x जितना है उसको माइनस कर दो। नो, अब तुम लोग यहां पर वो चीज जो बोले वहां पर ना, उसका यहां पर पिक्टोरिकली पिक्चर के फॉर्म में दिखलाया हुआ है कि कैसा होता है ये। देखो यहां पर जो 46 क्रोमोजोम वाला XY है, तो उसमें n-1 करोगे तो 0, मतलब बार बॉडी कोई नहीं होगा टर्नर में। अगर यहां पर XX या XXY वाला केस है, n-1 करोगे तो 1 बार बॉडी। यहां पर देख लो वैसे ही, यहां पर भी देख लो वैसे ही, यहां पर 4 है, इसलिए n-1 इक्वल टू 3 बार बॉडी का फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है। अब सवाल आता है विच एक्स क्रोमोजोम इज इनएक्टिवेटेड, कौन सा एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिव हो जाएगा। इन मेमिलियल फीमेल्स 1 एक्स क्रोमोजोम इज ऑफ मैटरनल ओरिजिन एंड द अदर इज ऑफ पैटर्नल ओरिजिन। अगर मैमेलियन फीमेल की बात करते हैं तो 1 एक्स क्रोमोजोम मैटरनल होता है जो कि मदर साइड से आता है, और दूसरा एक्स क्रोमोजोम पैटर्नल होता है जो कि फादर के साइड से आता है। इन 1961 मैरी लियोन एंड लियान रसेल इंडिपेंडेंटली प्रोपोज्ड ए हाइपोथेसिस दैट एंसवर्स दिस। ये 1961 में मैरी लियोन और लिन रसेल ने इंडिपेंडेंटली इस हाइपोथेसिस को आंसर दिया था, प्रपोज किया था। क्या उसमें? द इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स अकर्स रैंडमली इन सोमेटिक सेल्स एट पॉइंट अर्ली इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में जो एक्स क्रोमोजोम जो बार बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, ये रैंडमली हो जाता है। कहीं पर मेल साइड से जो आया वो इनएक्टिव हो जाता है, कहीं पर जो फीमेल साइड से आता है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो अलग अलग जगह में फीमेल बॉडी में अलग अलग एक्स क्रोमोजोम काम करता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट के टाइम में ही हो जाता है। वंस इनएक्टिवेशन हैज अकर्ड, ऑल डिसेंडेंट सेल्स हैव द सेम एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिवेटेड एज द इनिशियल प्रोजेनिटर। और एक बार अगर कोई इनएक्टिव हो जाता है जहां पे ब्लास्टोसिस्ट के टाइम में, तो अब उसके बाद जितना भी फॉर्मेशन होगा उसी के डिजाइन का बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। कल हम लोग ड्रोसोफिला, बर्ड्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये सारा चीज हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, और कल हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस ये सारा चीज हो चुका है। तो ये टॉपिक हम लोग का जेनेटिक्स का ये पोर्शन, उसके बाद हम लोग का बचेगा चैप्टर नंबर 6। तो अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप है, अगर मॉक टेस्ट वगैरह आता है तो मॉक टेस्ट का लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ, उसमें भी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।